Hello students, how are all of you? I hope all of you are fine. Student, welcome again in our Zero to Hero batch. बच्चों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीरो टू हीरो बैच में। एंड जैसे कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि हम लोग हमारे इस वीडियो सेशन में या इस वीडियो लेक्चर में हम अपने हिंदी वाले क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल पेपर्स को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स विद स्पष्टीकरण हम देखते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन सही था। ठीक है बच्चों, तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ हमारे नए वर्ष के सैम्पल पेपर के साथ। और हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम 2018 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कक्षा 6 के लिए और 2019 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स कक्षा 6 के लिए ही हिंदी भाषा से संबंधित आए हुए प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। एंड आई होप आप सभी को वो सारे रीजंस और कारण वो समझ भी आ गए होंगे कि किस तरह से किस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन वहां पर सही है। तो बच्चों, आज फिर से हम शुरू कर रहे हैं हमारी सैनिक स्कूल कक्षा 6 हिंदी भाषा 2020 भाग नंबर 1। आप सभी पहले से जानते हैं कि हमारे सैनिक स्कूल में हिंदी भाषा से संबंधित 25 प्रश्न होते हैं। 25 प्रश्नों को हम 2 भागों में पूरा करते हैं, जैसे कि प्रश्न पत्र 2020 भाग 1 और प्रश्न पत्र 2020 भाग 2। तो भाग 1 में हम प्रश्न 1 से 12 तक के प्रश्न करेंगे और भाग 2 में हम 13 से 25 तक के प्रश्न पूरे करेंगे। तो बच्चों, चलिए आप सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि हमारे वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसको आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रकरण को एक बड़े ही सुंदर सुविचार के साथ। देखिए आज का सुविचार क्या है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। देखिए हमारा जो स्टूडेंट लाइफ है, इस लाइफ में हमें बहुत अजीब लगती है चीजें कि हमें सब लोग सिर्फ पढ़ने को कहते हैं। कभी हमें ऐसा नहीं होता कि कभी वो हमें पूरी तरह से सोने दें या फिर इस तरह की चीजें हमारे साथ होती रहती हैं। लेकिन यही समय है कि हमें सोना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य पर फोकस करना है। इसीलिए यहाँ कहा गया यही समय है कुछ करने का। अगर हम अभी सफलता प्राप्त कर लेंगे या अगर हम अभी कठिनाइयों वाला रास्ता छोड़कर साधारण वाला रास्ता, जहाँ पर कोई भी कठिनाई हमें फेस करने को नहीं मिलेगी, वो वाला रास्ता अगर हम चुन लेते तो आगे आने वाले भविष्य में हमें बहुत ही कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें अभी से ही अगर हम संघर्षपूर्ण रास्ता अपना रहे हैं तो हमें आगे आने वाला रास्ता जो भी होगा उस पर हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो यही समय है कि आप इस समय को, ये समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, वापस लौटकर स्टूडेंट लाइफ फिर कभी नहीं आएगी। इसलिए कहा गया कि सोने का समय नहीं है, इस समय को मूल्यवान बनाइए अपनी सफलता को प्राप्त करने में, इसे खोना नहीं है। बड़ा ही सुंदर सुविचार था ये। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्न पत्र 2020 के प्रश्न नंबर 1 को। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया। सबसे पहले डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन देख लेते हैं क्या है। प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न के साथ जो भी विकल्प दिया गया है उस विकल्प में से हमें सही ऑप्शन चुन करके बताना है। जैसे यहाँ पर दिया है जो करने योग्य ना हो, जो कार्य योग्य नहीं हो करने के, मतलब उसे करने से कोई लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है, उस कार्य को क्या कहेंगे। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला प्रकरण आ जाता है। और पिछले हमारे 2018 और 19 वाले प्रश्न पत्र में भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमने फेस किए हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी ने हमारे कोर्सेज को अवेल कर लिया होगा, जिससे आप ये वाला प्रकरण अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, अकरणीय, सुकरणीय, करणीय और विकरणीय। ठीक है, अब हम इनका अर्थ देख लेते हैं। सबसे अच्छी ट्रिक क्या है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सबसे पहले हमें इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। अगर हमें अर्थ पता है तो हम बता सकते हैं कि वो कार्य कौन सा है जो करने योग्य नहीं है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है अकरणीय। करणीय मतलब करना और अ उसके साथ लग गया तो नहीं करना, तो ये क्या हो गया, जो करने योग्य नहीं है। सुकरणीय जिसको कर सकते हैं, सु मतलब सही है, करने योग्य सही है। करणीय करना और विकरणीय विकर्ण होते हैं, ये हमारे मैथमेटिक्स से संबंधित दिया हुआ है यहाँ पे विकरणीय। ठीक है, विकर्णों से संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा कौन सा हो गया, हमारा सही उत्तर हुआ ए अकरणीय। ठीक है, जो करने योग्य नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, अकरणीय।
चलिए आगे देखते हैं। निम्न शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। यहां पर एक शब्द दिया गया है असुर, उस शब्द के लिए आपको सही विपरीतार्थक शब्द चूज करना है। विपरीतार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत, उल्टा, और अर्थक मतलब अर्थ वाला। तो उल्टे अर्थ वाले शब्द जितने भी होते हैं उनको हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है असुर, और असुर क्या होता है? असुर होता है हम राक्षस श्रेणी जितनी भी होती है उसको हम असुर कह देते हैं। ठीक है, हमारे संस्कृत शब्द है, और तो यहाँ पर हमें इसका विपरीत अर्थ बताना है। अब जो गंदे काम करता है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, जो दयालु नहीं है, उसको हम असुर की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो सज्जन व्यक्ति है, जिसका अच्छा स्वभाव है, जो अच्छे से सबसे बात करता है, तो वो कौन हुआ? इसका उल्टा वही हुआ जो अच्छे काम करते हैं, अच्छा सबसे व्यवहार करता है, वो हो गया देवता। ठीक है, राक्षस और देवता, उसका विपरीतार्थक शब्द ये हुआ। लेकिन इसके लिए हमें सही तुकांत शब्द यहां से चुनना है। जिस तरह की भाषा में अगर तत्सम शब्दों में पूछा गया तो तत्सम शब्द में ही हम उत्तर दें, अगर तद्भव शब्दों में पूछा गया तो तद्भव शब्दों में ही हमें उत्तर देना है। तत्सम और तद्भव, जो शब्द हिंदी से लिए गए और जो शब्द संस्कृत से लिए गए, ये प्रकरण वहां से है। आप सभी वीडियो लेक्चर जरूर अटेम्प्ट कीजिए, कोर्सेज को अवेल कीजिए, जिससे आप ये सारे प्रकरणों को समझ सके, विस्तार से समझ सके। तो देखिए, सुर, बेसुर, बेसुर, बे मीन्स बिना। अगर बे किसी शब्द के पहले लग जाता तो उसका अर्थ हो जाता है बिना। सुर मीन्स जो सुर होता है हमारा, अर्थात जिसे हम संगीत के साथ रख सकते हैं, तो बिना सुर वाला। सुर देवता, नरकासुर एक राक्षस का नाम है, एक असुर का नाम है, और रावणासुर ये भी एक असुर का नाम है। तो ये तो हो गया बिना सुर वाला, बिना संगीत वाले सुर का, है ना। तो ये हो गया सुर। तो असुर जो राक्षस है उसका विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ? सुर, अर्थात देवता। ये हो गया हमारा सही उत्तर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, उस शब्द के लिए हमें सही संधि विच्छेद चुनना है। संधि विच्छेद शब्द क्या दिया? सबसे पहले हम शब्द देखेंगे, परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर। और संधि विच्छेद के लिए मैंने आपको, जब हम पिछले 2018 और 19 के सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा उस शब्द का उच्चारण करना है। अगर आप उस शब्द का ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो शब्द जो है किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर शब्द दिया गया परमेश्वर। अगर हम इस शब्द को बार बार उच्चारण कर रहे हैं तो हमें यहाँ से दो शब्द निकल के मिल रहे हैं, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, है ना, यही है ना। तो हमारा सही उत्तर अब देख लीजिए, यहाँ पे आप चुन सकते हैं परमेश्वर, परमेश्वर, ये तो नहीं हो सकता, परमेश्वर। ठीक है, फिर परमेश्वर, परमो ईश्वर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ओ की मात्रा आ गई, फिर छोटी ई, यहां से कोई एक नया दूसरा शब्द बन जाएगा। तो हमारा इसके लिए सही उत्तर जो था वो क्या हो गया? परम प्लस ईश्वर, परम ईश्वर। ठीक है, आप बार बार उस शब्द को उच्चारण करके देखिए, यही दो शब्द निकल के आ रहे हैं जिन शब्दों से मिलकर के एक पूरा शब्द बन गया परमेश्वर। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर एक शब्द दिया है, उस शब्द में आए हुए उपसर्ग को आपको चुनना है। और उपसर्ग क्या होते हैं, हम पहले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्दांश के शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो यहाँ शब्द दिया स्वभाव, आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा, भाव, हमारे फीलिंग्स जो रिप्रेजेंट होती है वो हमारे भावों से ही होती है। तो भाव अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है, उसके साथ एक उपसर्ग लग गया स्व, जिसकी वजह से स्वभाव अर्थात व्यवहार के अंतर्गत वाला भाव यहां पर दिख जाने लग गया। तो यहां पर आप देख पाए, सॉल्व कर पाए कि शब्दों के अर्थ से ही आप सभी प्रकरणों से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां देखिए, पहला स दिया है, फिर स्व, फिर सर्व, फिर सु। सा यहाँ पर पूरा सा नहीं है, ये नहीं हो सकता। स्व यहाँ पर है, वही सही उत्तर है। सर्व नहीं है और सु भी नहीं है, तो इनमें से ये वाले तीन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये इसमें दिए ही नहीं गए हैं। तो एक ये भी बच गया कि स्व, इसका सही उत्तर स्व हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें।
हर एक प्रश्न के आगे दिए गए विकल्प जो हैं उनमें से उचित विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दया शब्द का पर्यायवाची शब्द है? दया शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है उसको यहाँ पर आपको चुनना है। तो दया शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द होना चाहिए? अब देखिए, दया क्या है? एक दयालु स्वभाव के साथ दयालुता का भाव जो रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, उसी को तो हम दया कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दया शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, इनमें से छांट करके। कृपा, मया, सत्व और धर्म। मया एक अधूरा शब्द है, सत्व सत्य जो होता है, मतलब सत्व, उसमें 7 संख्या वाला शब्द भी आ सकता है। धर्म एक तरह से धर्म एक अपने आप में पूरा शब्द है। ठीक है, उसकी अपनी एक परिभाषा है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो गया? जो दया शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो गया? कृपा। ठीक है, कृपा री की मात्रा है ये मात्रा यहाँ पर क पे जो इस तरह की ये मात्रा लगी हुई है, ये री की मात्रा है और री की मात्रा की वजह से वो कृपा हो गया। ठीक है, री को भी तो हम प्रोनाउंस करेंगे, री का भी तो उच्चारण करेंगे, तो ये क्या हो गया? कृपा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 6। उपयोगी शब्द का विलोम रूप है। विलोम और विपरीतार्थक दोनों समान है। विलोम मीन्स उल्टा और विपरीत, उल्टा और अर्थक माने उल्टे अर्थ वाला, तो विपरीतार्थक शब्द ही विलोम शब्द है। अब पूछा है कि उपयोगी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उपयोगी, जो उपयोग करने लायक होगा वो उपयोगी हुआ, और इसका अगर उल्टा देखें तो जो उपयोग करने लायक नहीं है वो उपयोगी का उल्टा हो गया। तो अब इनमें से देख लेते हैं कि कौन सा शब्द इसके लिए सही रहेगा। चिरोपयोगी, सहोपयोगी, सहो साथ रहकर जो उपयोग में आए। निरुपयोगी, जो जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। अनुपयोगी, निरुपयोगी को हम नहीं ले सकते इसके लिए क्योंकि ये सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर होगा अनुपयोगी। निरुपयोगी को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ उपसर्ग होते हैं। कुछ ऐसे विलोम शब्द हमारे पास हैं जिनमें कुछ उपसर्ग लग जाते हैं उन शब्दों से पहले, जैसे उपयोगी। अब देखिए, अनुपयोगी, यहां अगर मैं इस शब्द का उच्चारण करती हूं, इस शब्द का अगर मैं उच्चारण करूं तो मेरे को यहां से 2 शब्द मिले। अन प्लस उपयोगी। ठीक है, ये 2 शब्द यहां से हमें मिल रहे हैं। अब इन दोनों शब्दों का, जब हम इन दोनों शब्दों को एक साथ पढ़ रहे हैं तो इन दोनों शब्दों को एक साथ पढ़ने पर हमें एक ये शब्द मिल रहा है अनुपयोगी। तो हमें विलोम शब्द में ये भी ध्यान रखना है कि हम निरुपयोगी इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिनके शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग होता है और उन उपसर्ग के प्रयोग होने के बाद ही वो शब्द जो हैं वहां पर विलोम शब्द के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो उपयोगी शब्द का जो विलोम शब्द हुआ वो क्या हो गया? अनुपयोगी। अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, अगर आपको इन सारे प्रकरणों को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ना है तो आप हमारे अवेलेबल कोर्सेज को अवेल कीजिए, जिसके साथ आपको ये वाली फैसिलिटीज अवेलेबल मिलेंगी। नंबर 1, कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस। आप सभी को कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलेंगी जिससे आप सारे कंसेप्ट जो हैं कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टॉपिक वाइज क्विजेज। जो कंसेप्ट्स आप पढ़ेंगे उन्हीं कंसेप्ट से संबंधित आपको क्विजेज अवेलेबल होंगी जिनको आपको सॉल्व करके आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ से कि आपने इस वीडियो लेक्चर से कितना सीखा। तो आपका खुद से एनालिसिस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट बेस्ड क्विजेज। नेक्स्ट, मिक्स क्विजेज। जितने भी प्रकरण आपने पढ़ लिए हैं उन प्रकरणों से संबंधित प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे ताकि आप सारे ही प्रकरणों से संबंधित अपने आप को एनालिसिस कर सके। नेक्स्ट, सैंपल पेपर्स। हमारे पिछले वर्षों के सारे सैंपल पेपर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो कोर्सेज आप जल्दी से अवेल कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप। और इस प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली स्केड्यूल शेयर किया जाएगा कि आपको सैनिक एंट्रेंस एग्जाम कक्षा 6 के लिए कितना पोर्शन कौन से सब्जेक्ट का कवर करना है। डेली स्केड्यूल आपका आपके टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। इसका एडवांटेज आप ही को है, आपको एक तरह से स्केड्यूल मिल रहा है कि जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। और दिस इज अ फंटेस्टिक ऑफर फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनके वहाँ नेटवर्क अवेलेबल नहीं है।
ये उन स्टूडेंट्स के लिए फैंटेस्टिक ऑफर है जिन स्टूडेंट्स के पास नेटवर्क की सुविधा अच्छी नहीं होती, नेटवर्क की असुविधा है, वो स्टूडेंट्स हमारा पेन ड्राइव कोर्स अवेल कर सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स में आपको नेटवर्क की कोई नीड नहीं है और ये आप अपने कंप्यूटर्स, एंड्रॉइड्स और अपने लैपटॉप्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। निम्न वाक्यों शब्द समूह के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर एक शब्दों का समूह दिया गया है, अनेक शब्द दिए गए, उनके लिए हमें एक सही शब्द को चुनकर उसका उत्तर बताना है। ठीक है, क्या दिया है शब्दों का समूह? जो प्रशंसा के योग्य हो, जिसकी प्रशंसा की जा सके, जो प्रशंसा करने के कार्य करता हो, तो उसको क्या कहेंगे? अब देखिए, अप्रशंसक जिसकी प्रशंसा नहीं हो सकती, प्रशंसक जो प्रशंसा करेगा, अर्थात प्रशंसा नहीं करने वाला अप्रशंसक हो गया। यहाँ क्या पूछा है? जो योग्य ही ना हो प्रशंसा के। अप्रत्याशित जिसको प्रत्याशित ना किया गया हो, अर्थात जिसने भागीदारी नहीं दिखाई हो। प्रशासक जो प्रशास करता है, अर्थात ये एक अपने आप में संपूर्ण शब्द है। प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, निय शब्द, यह शब्द जब इस प्रशंसा के बाद में जुड़ा तो यहां से एक शब्द बन गया प्रशंसनीय। ठीक है, एक शब्द यहां से बन गया प्रशंसनीय, बन गया तो प्रशंसनीय ही वही व्यक्ति हो गया जो प्रशंसा के योग्य है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रशंसनीय। तो ये हो गया डी हमारा सही उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्थक और वाक्य बनाने के लिए शब्दों के निम्नलिखित शब्द समूह को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और विकल्पों में दिए गए सही अनुक्रम का चयन कीजिए। हमें क्या करना है? यहाँ पर कुछ एक वाक्य दिया गया है, लेकिन वाक्य जो है व्यवस्थित नहीं है, अर्थात उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है क्योंकि शब्द जो है वो व्यवस्थित नहीं है। हमें क्या करना है? इन शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करना है जिससे कि हम एक पूरा अर्थ वाला वाक्य बना सके। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वह मैं करता हूं सोच समझकर। जब आप इस वाक्य को पढ़ेंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको सेंस आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप समझ जाएंगे कि यहाँ से किस तरह का वाक्य बन सकता है। तो वह मैं करता हूँ सोच समझकर, मैं सोच समझकर व्यय करता हूँ। व्यय मीन्स खर्च। तो ये एक अच्छी बात भी होगी, अच्छी आदत भी होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं सोच समझकर व्यय करता हूं। ठीक है, मैं सोच समझकर व्यय करता हूं, तो क्या हो गया? बी, डी, ए और सी। अब देखिए बी, डी, ए, सी कहाँ है? ये 3rd नंबर पर दिया हुआ है, बी, डी, ए, सी। तो इस तरह से हमने ये एक कोड चूज कर लिया कि कौन सा वाक्य, कौन से शब्द समूह पहले आना चाहिए और कौन सा शब्द समूह बाद में आना चाहिए, जिसकी वजह से एक व्यवस्थित, पुनर्व्यवस्थित वाक्य या अर्थ वाला वाक्य हमारे पास निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, दिए गए शब्दों की सही वर्तनी के साथ विकल्प को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है एक, उस शब्द का उच्चारण करके हमें उसे सही वर्तनी के साथ बताना है। वर्तनी क्या होती है? स्पेलिंग, अर्थात मात्राएं। इंग्लिश में हम उसको स्पेलिंग कह देते हैं, हिंदी में जब हम शब्द लिखते हैं तो उसी स्पेलिंग को मात्राओं के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, इसलिए उसे वर्तनी कह देते हैं। तो वर्तनी से संबंधित यहाँ एक शब्द है जो एक ही शब्द शुद्ध है और बाकी शब्द अशुद्ध है, तो हमें इन अशुद्ध शब्दों में से वो सही शब्द को चुनना है। तो देखिए, सबसे पहले अतिथि, यहाँ पर हमें पता चल गया कि शब्द क्या है? अतिथि। ठीक है, अतिथि। अतिथि शब्द जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें लगता है ती, जो अतिथि, तिथि हम जब बोल रहे हैं तो त को थोड़ा जल्दी प्रोनाउंस कर रहे हैं और थ को थोड़ा समय दे रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि त पे छोटी ई है और थ पे बड़ी ई है। ठीक है, अतिथि, दोनों को हम जल्दी प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हमें जल्दी प्रोनाउंसिएशन से पता चल गया कि दोनों पे छोटी ई है, त पर भी और थ पर भी। लेकिन पहला शब्द जो हमने पढ़ा उसमें क्या दिया गया है? अतिथि, तिथि। ठीक है, बड़ी ई, थोड़ा सा समय देंगे हम उसको बोलने में। अतिथि, ये बिल्कुल सही है। हम इसको अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट वर्ड वही मिल पा रहा है जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं। अतिथि, अतिथि नहीं होता, यहाँ पर अ की मात्रा है। फिर अतिथि, अतिथि कोई शब्द नहीं होता। तो यहाँ पर हमें जो सही उत्तर है वो कौन सा मिला? बी, अतिथि। प्रश्न नंबर 10, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। रिक्त स्थान यहाँ पर आपको भरने हैं और इसके लिए आपको बिल्कुल सही विकल्प चुनना है। ठीक है, अनेक भाषाओं को बोलने वाला,
अनेक भाषाएं जो बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, रिक्त स्थान को हमें पूरा करना है, लेकिन ये है एक वाक्य के लिए, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द ही, ठीक है। तो अनेक भाषाओं को बोलने वाला, किसे जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। मित, मित का अर्थ है कम, जो कम बोलता हो, मितभाषी जिसको कम भाषाएं आती हो। बहुभाषी, बहु मीन्स बहुत सारी, भाषा मीन्स, भाषी मीन्स भाषा वाला, तो जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो वो क्या हो गया? बहुभाषी। हित भाषा, हित भाषा जो किसी के हित में बोली गई भाषा हो। और मधुर भाषी जो अच्छा बोलता हो, मीठा बोलता हो, वो मधुर भाषी हो गया। तो जो अनेक भाषाएं बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुभाषी। वो हो गया बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर प्रश्न के आगे कुछ विकल्प दिए गए हैं, इसकी डायरेक्शन को पढ़ करके आपको ये सही विकल्प चुनना है। जैसे निम्न में से कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची नहीं है? अनुपम, अनुपम शब्द का अर्थ क्या होता है? अनोखा, अद्वितीय, ठीक है, जिसकी जगह पर कोई दूसरी चीज यूज नहीं हो सकती, अनुपम, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात समान अर्थ वाला शब्द नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर शब्द दिया गया पहला सभापति, फिर अनोखा, अपूर्व, अपूर्व जिसके बाद कुछ नहीं हो सकता, जिसके पहले कुछ नहीं हो सकता, अद्वितीय जिसके तुलना में कोई और दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर 3 शब्द जो दिए हुए हैं, ये वाले ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, ये सब अनुपम के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक शब्द यहाँ पर दिया है सभापति। तो सभापति शब्द क्या हो गया? हमारा अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर कौन सा हुआ? सभापति। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा शब्द निर्मल का पर्यायवाची नहीं है? निर्मल शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? निर्मल, साफ, स्वच्छ, उसको हम निर्मल कहते हैं, तो पर्यायवाची नहीं है। हमें यहाँ बताना है कि जो वो वाला शब्द बताना है जिसका पर्यायवाची, निर्मल का पर्यायवाची जो नहीं है, ठीक है। समान अर्थ नहीं ढूंढना, जो समान अर्थ नहीं रखता उसको ढूंढना है। तो निर्मल जो साफ, स्वच्छ, उज्जवल होता है, साफ, स्वच्छ, शुद्ध और वनराज। निर्मल, साफ भी, साफ पर्यायवाची है, स्वच्छ भी पर्यायवाची है और शुद्ध भी पर्यायवाची है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? वनराज। वनराज मतलब जो वनों का राजा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वनराज, ठीक है। वनों में राज करने वाला क्या हो गया? वनराज। और निर्मल से यहाँ पर कुछ भी ये शब्द संबंधित नहीं है, तो ये सही उत्तर हो गया हमारा डी, वनराज, इस प्रश्न के लिए। तो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि हम वीडियो के पार्ट नंबर फर्स्ट में केवल 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हमारे 12 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड स्पष्टीकरण आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सही क्यों है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रीड करके वो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्राई कर सके, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी अपना वीडियो फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, नहीं तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, आप इन पे भी कॉल कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच।